देखिए भाई, आज हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि फ्रांस की जनता अपने राजा से बहुत दुखी थी। फ्रांस की जनता चाहती थी कि वो राजा पूरी तरीके से हट जाए, जिसकी वजह से आपने देखा कि बीच के अंदर नेशनल असेंबली बनी, देन रीजन ऑफ टेरर आया, फिर डायरेक्टरी आई। इन सब लोगों ने क्या कहते हैं जनता की अरमानों पे पानी फेर दिया। एंड में क्या हुआ, एंड में जो डायरेक्टरी बनी ना, उसने क्या कहते हैं पॉलिटिकल बेस पे सैनिक बनाए, और सैनिक बनाने के बाद वो लोगों के ऊपर वो लोग कंट्रोल करने लगे। मतलब ऐसा हुआ कि एक राजा को तो मार दिया गया जनता के द्वारा, लेकिन फिर दोबारा से एक राजा पैदा होने की कोशिश कर रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, हमारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। पहले हमें इसके बारे में समझना पड़ेगा कि नेपोलियन कौन थे, कहाँ से आए, ये क्या काम करते थे। बहुत लंबा प्रोसीजर है इसके अंदर जो आपको सीखना है। सबसे पहले बायोग्राफी में अगर हम देखें कि ऑक्यूपेशन इनका क्या था, ये अपने आप को एम्परर ऑफ द फ्रांस बोलते थे, अपने आप को सम्राट बोला इन्होंने। फ्रांस का आने के बाद जब ये सत्ता में आए थे, इनका जन्म क्या कहते हैं 15 अगस्त को, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन हुआ था, पर इनका जन्म 1769 में क्रोएशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर ही हुआ था। ठीक है। इनकी डेथ यूनाइटेड किंगडम हेलेना के अंदर हुई थी। सेंट हेलेना एक प्लेस है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर। 1821 में इनकी डेथ हुई थी। और ये जाने जाते हैं बहुत अच्छे मिलिट्री कमांडेंट से, और इन्होंने यूरोप के इतने इलाकों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जीता था। इसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका टाइटल आपको मैं थोड़ा जीके फैक्ट बताना चाहूंगा। जो नेपोलियन है ना, ये तो था नेपोलियन फ्रांस का, लेकिन एक व्यक्ति था हमारे भारत के अंदर, उसको भी हमने नेपोलियन बोला। उसका नाम था समुद्रगुप्त। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन का काम क्या था, नेपोलियन का काम था वॉर लड़ना और अपने प्लेसेस को बढ़ाना। ऐसी हमारे भारत के अंदर समुद्रगुप्त नाम का व्यक्ति था, जिसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई कि ही वाज जस्ट लाइक ए नेपोलियन। तो आप देखेंगे इसे लिटिल क्रॉपल निकनेम से बोला जाता है। इसे निकनेम भी जानना जरूरी है आपको। तो देखिए, वेयर डिड नेपोलियन ग्रो, नेपोलियन कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े। तो आप देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, आइसलैंड एक क्रोएशिया है फ्रांस के अंदर, वहां पे क्या कहते हैं इन्होंने जन्म लिया। इनके जो बेटे, इनके फादर का जो नाम था कार्लो बोनापार्ट करके, वो एक इम्पोर्टेंट अटॉर्नी जनरल थे हु वाज रिप्रेजेंट क्रोएशिया एट द कोर्ट ऑफ फ्रांस की। ठीक है। आप देखेंगे कि इनके 4 भाई और 3 बहनें थी नेपोलियन की। तो टोटल मेंबर आप समझ सकते हैं कि ये 9 लोग हो गए फैमिली के अंदर। अर्ली लाइफ अगर हम इनकी देखें तो नेपोलियन वाज द एबल टू अटेंड द स्कूल एंड गेट द गुड एजुकेशन। नेपोलियन की फैमिली इतनी अच्छी सक्षम थी कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। सेना की पढ़ाई करने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, फ्रांस के अंदर शिक्षा पाई बहुत अच्छी। तो आप देखेंगे जब क्या कहते हैं उनके फादर की मृत्यु हो जाती है 1785 में, यानी कि कार्लो नेपोलियन की जब मृत्यु हो जाती है, तो नेपोलियन क्या कहते हैं क्रोएशिया दोबारा वापस लौटते हैं। फ्रांस में उन्होंने पढ़ाई करी। तो आप देखेंगे ये फ्रांस है जहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर एकेडमी के अंदर उन्होंने ऑफिसर बनने की तैयारी के लिए करा। एंड देन वो क्रोएशिया जहाँ पे मतलब उनके पैदा हुए थे, ये यहाँ पे वो वापस आ जाते हैं। इटली के साथ में देखो आपको क्रोएशिया दिख रहा होगा, फ्रांस का ही हिस्सा है ये। एंड देन आप देख रहे थे कि उस समय क्या कहते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन चल रहा था। तो आप देखेंगे जब फ्रांस के अंदर क्रांति चल रही थी तो लुईस 16 वहां पे अपना कारभार चला रहे थे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, क्रोएशिया के अंदर नेपोलियन ने भी साथ दिया था कुछ स्थानीय क्रांतिकारियों का, उसमें वो शामिल हो गए थे कि हाँ भाई हमें सरकार को खत्म करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर क्या कहते हैं उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, यानी कि उस पार्टी को छोड़ दिया, और दोबारा से फ्रांस वापस आ जाते हैं, यानी कि क्रोएशिया से दोबारा वो फ्रांस चले जाते हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे कि जब नेपोलियन क्रोएशिया में थे तो फ्रांस में, पेरिस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो क्रोएशिया के अंदर थे। तो आप देखेंगे कि उन्होंने खुद को जैकोबिन क्रांतिकारी के कट्टरपंथी समूह में अपना साथ देने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उस समय जैकोबिन क्लब क्या कर रहा था, उस समय जैकोबिन क्लब यही तो काम कर रहा था। जैकोबिन पूरे फ्रांस के अंदर यही बोल रहा था कि जो इस क्रांति के विरुद्ध आएगा उसको हम मार देंगे। लॉ ऑफ सस्पेक्ट लेके आए ये लोग। तो
जो आपके नेपोलियन बोनापार्ट थे वो जैकोबिन क्लब के साथ ही रहते हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने 1773 में तख्ता पलट करके कमांडर के रूप में वो क्या कहते हैं बन गए। तो ही रिसीव्ड द पोजीशन एज द आर्टिलरी कमांडर इन द 1793। ऐसा कैसे हुआ समझिए। जब डायरेक्टरी से पहले रीजन ऑफ टेरर जब आया था तो जैकोबिन क्लब को ना चलाने के लिए, पूरा राज्य चलाने के लिए तोप खाने, बंदूकें, इन सब की जरूरत पड़ती थी। तो इन सब की जरूरत पड़ती थी तो इन सब के लिए ऑफिसर चाहिए। तो ऑफिसर किसको ले लिया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर वो खुद ही मिलिट्री की तैयारी कर रहे थे, मिलिट्री के ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे। इसी वजह से हुआ क्या कि जैकोबिन क्लब के अंदर ये एक अच्छी पोस्ट रिसीव करते हैं बिकॉज ही वॉज ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर। उन्होंने तैयारी इसी की करी थी। तो आप देखेंगे जब वो आर्टिलरी ऑफिसर बनते हैं सिर्फ 24 साल की उम्र में वो ब्रिगेडियर जनरल बन जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है। डायरेक्टरी के टाइम पे इन्होंने ये पोस्ट भी ली। और होता क्या था कि जब टोलन एक शहर है, ब्रिटिश सेना सैनिकों द्वारा कब्जा लिया गया था, तो वहां पे क्या कहते हैं ब्रिटिश नौसेनाओं के पास बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया था उन लोगों ने। और नेपोलियन ने एक रणनीति के साथ वहां पे आए और जिससे उन्होंने अंग्रेजों को हराने में मदद करी और उन्हें बंदरगाह से बाहर भगा दिया। इसकी वजह से क्या कहते हैं उनको ब्रिगेडियर जनरल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्रोएशिया करके जगह है, ठीक है, फ्रांस का इलाका है, ठीक है, अभी आपने मैप में भी देखा था। और ये टोलन करके जगह दिख रही है आपको, बिल्कुल कोने पे है ये। यहाँ पे ब्रिटिशर लोगों ने क्या कहते हैं कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिशर बोलते थे कि भाई अब ये सारा का सारा पोर्ट, सारा का सारा बंदरगाह हमारा। क्यों? क्योंकि यहीं से सारे जहाज आते जाते थे। जिसकी वजह से जैकोबिन क्लब जो वहां पे काम कर रहा था, जो डायरेक्टरी वहां पे काम कर रही थी, वो कैसे काम करेगी? या तो वो देश के अंदर शासन बनाने में काम करेगी, लेकिन वही लोग वहां पे भ्रष्टाचार फैला रहे थे और लोगों को पकड़ रहे थे। लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में भी नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसने वहां पे अपनी सेना लेके गया और वहां पे उस पोर्ट को, उसको वहां से उसको ब्रिटिशर को हटा दिया। तो सबसे बड़ी, सबसे पहली जीत उनकी यही थी। इसलिए इतिहास के अंदर क्या कहते हैं, ये जो टोलन करके शहर है यहाँ पे इसकी वजह से बहुत फेमस होते हैं। एंड देन ये मिलिट्री कमांडर तो बन ही जाते हैं। 1976 में क्या होता है, नेपोलियन वाज गिवन कमांड ऑफ फ्रांस आर्मी इन इटली। इटली के अंदर फिर से उसको एक कमांडर का, एक पूरी की पूरी क्या कहते हैं फौज जो होती है उसका कमांडर बना दिया जाता है, जिसे हम कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं। जब वो इटली पहुंचते तो वो देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सेनाएं हैं वो बहुत ही गंदी तरीके से काम कर रही है। तो वो जब वहाँ पहुंचते हैं और क्या कहते हैं इटली के अंदर, तो वो इतने डिटरमाइंड होते हैं, इतने ज्यादा क्या कहते हैं काबिल होते हैं, कुशल होते हैं कि वो इटली के अंदर भी जो उनके सिपाही होते हैं ना उनको ट्रेंड करते हैं। इस तरह उसने क्या कहते हैं टोतन करके एक जगह है, वो जो पोर्ट था वो जिताया। एंड देन ये वाली जगह भी जो है जहाँ पे क्या कहते हैं उन्होंने बैटल युद्ध के मैदान में चारों तरफ सैनिकों को तेजी से स्थानांतरित करने के लिए एक बेहतर ढंग से उपयोग किया गया और वे हमेशा दुश्मन से अधिक हो जाते थे। मतलब यहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे थोड़ी सी आर्मी से उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते। उन्होंने अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखेंगे उन्होंने जल्द ही ऑस्ट्रेलिया लोगों को इटली से बाहर कर दिया और एक राष्ट्रीय नायक बन गए वो लोग। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो था वो भी पूरी तरीके से जो उसकी आर्मी थी वो इटली से बाहर हो जाती है। हमने इसके अंदर ये देख लिया है कि जब उन्हें मिलिट्री कमांडर की पोस्ट मिली, तो मिलिट्री कमांडर की पोस्ट मिलने के बाद नेपोलियन को इटली में फ्रांसीसी सेनाओं को आदेश दिया गया कि आप इटली जाइए। तो इटली जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई इटली में हमारी सेनाएं जो है बहुत कमजोर पड़ी है और अगर ऐसी सेना मिलेगी तो हम ऑस्ट्रेलिया से हार सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, वहां इटली पहुंचे और वहां के लोगों को ट्रेंड करा। ट्रेंड करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं को हरा दिया, जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय नायक कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे पहले टोटन बंदरगाह जो था उसको भी जीत लिया था और इस इटली के अंदर भी जीत गए। फिर बिकमिंग डिक्टेटर। अब ये डिक्टेटर कैसे बनते हैं? डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। आप देखेंगे कि मिस्र में सैन्य अभियान की अगुवाई करने के बाद, मिस्र के अंदर जीतने के बाद
नेपोलियन पेरिस वापस लौटे, यानी कि 1799 में पेरिस वो वापस लौटे। और वापस लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस के अंदर राजनीतिक माहौल बदलता जा रहा है। तो नेपोलियन ने ये नोटिस करा कि यार फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं तो जिसे आप देखेंगे कि निर्देशक यानी कि जो डायरेक्टरी वहां पे थे ना, वो क्या कहते हैं, सत्ता को खो सकती है। क्यों? क्योंकि जनता का उन्होंने क्या खो दिया है, विश्वास खो दिया है। अब यहीं से फिर क्या कहते हैं, नेपोलियन उनको हटाते हैं कि उन्होंने विश्वास खो दिया है। और फिर देन नेपोलियन अपने आप की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देते हैं, अपने आप को उसने एम्परर घोषित करा और बोला कि मैं गणराज्य रिपब्लिक ऑफ फ्रांस का एम्परर बन गया। तो देखो, जैसे डायरेक्टरी वहां पे 500 लोगों की और 5 लोगों की अलग थी, ऐसे यहाँ पे डायरेक्टरी 3 लोगों की हो जाती है, और 3 लोगों की अलग हो जाती है। इसमें से 3 लोगों में से नेपोलियन अपने आप को पहला काउंसिलर बोलता है कि भाई कुछ भी फैसला होगा मुझसे पूछ के होगा, क्योंकि सारी आर्मी का हेड तो मैं ही हूँ, इसीलिए। ठीक है, पहले काउंसिल के रूप में उनकी शक्तियों ने अनिवार्य रूप से उन्हें तानाशाह बना दिया। इसी वजह से जैसे डायरेक्टरी 5 लोगों की थी और 5 लोगों की पावर सबसे ज्यादा थी, इसकी वजह से भ्रष्टाचार फैला रहे थे वो लोग। ऐसी जब उनको हटा के नेपोलियन बोनापार्ट अपनी डायरेक्टरी लेके आता है, तो 3 लोगों की डायरेक्टरी लेके आता है, जिसमें से 3 लोगों में सबसे पहला बंदा डिसीजन के लिए नेपोलियन अपने आप को बोलता है। और इन सब डिसीजन की वजह से नेपोलियन अपने आप को डिक्टेटर बोल देता है। डिक्टेटर हो ही जाता है कोई भी व्यक्ति। इतिहास में बहुत से ऐसे महान योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपनी वीरता से कई युद्ध जीते हैं, जिनकी महानता के चर्चे आज भी हम लोग करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक महान योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जो कभी किसी से नहीं डरा और हमेशा फुल पावर में रहा। मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की। अब आप में से हो सकता है कई लोगों ने ये नाम सुना हो, लेकिन अगर आप नेपोलियन के बारे में और गहराई में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे एंड तक देखो। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था जिसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 अजैक्सियो में, जो कि एक आइलैंड है कॉर्सिका में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो कि एक लॉयर थे, और उनकी मां का नाम था लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट। नेपोलियन के पैदा होने से ठीक 1 साल पहले फ्रांस ने कॉर्सिका को इटली से एक्वायर किया था। नेपोलियन की मां इटली की थी और इसी वजह से नेपोलियन की मदर लैंग्वेज और एक्सेंट इटालियन था। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पढ़ाई फ्रांस में कंप्लीट करी और वहीं उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बोलना सीखा। नेपोलियन का इटालियन एक्सेंट होने की वजह से जब वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते तो और बच्चे उनका मजाक उड़ाते। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद नेपोलियन फ्रेंच बोलने में एकदम परफेक्ट हो गए। फिर उन्होंने 1785 में फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और फिर वहीं से शुरुआत हुई नेपोलियन की मिलिट्री करियर की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद नेपोलियन मिलिट्री में पूरी तरह घुस गए। उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी की पोस्ट मिली और वो बहुत ही होशियार थे। उन्होंने फिर स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है वॉर के दौरान और क्या टैक्टिक्स यूज करके दुश्मन को ढेर किया जा सकता है, सिर्फ हथियारों से ही नहीं जुबान से भी, ये सब उन्होंने सीखा और इसमें महारत हासिल करी। उसके बाद फ्रांस के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने नेपोलियन का हुनर देखा और उन्हें इंटरनल आर्मी का कमांडर बना दिया। उसी बीच 9 मार्च 1796 में नेपोलियन ने जोसेफिन से शादी कर ली, लेकिन जोसेफिन से उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। तो उसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट यानी एम्परर जो थे उनकी बेटी मैरी लुइस से शादी करी, जिससे उन दोनों का एक बेटा हुआ। अब बात करते हैं नेपोलियन की जीती हुई कुछ वॉर्स के बारे में, और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा नेपोलियन के जिन्हें सुनकर आप भी बोलेंगे कि भाई वाह, स्वाद आ गया। नेपोलियन ने अपने निडर साहस और जंग जीतने की नीतियों से फ्रांस को उसके विदेशी दुश्मनों से हर मोड़ पर जीत दिलाई। 27 साल की उम्र में नेपोलियन को फ्रेंच आर्मी ऑफ इटली का कमांडो बनाया गया और उसके बाद नेपोलियन ने सर्दिनिया पर अटैक किया और उन्हें इतनी बुरी तरह फोड़ा कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा हमसे ना हो पाएगा। और फिर नेपोलियन ने सर्दिनिया का बहुत सा जीता हुआ हिस्सा फ्रांस के नाम कर दिया। उसके बाद नेपोलियन और उसकी फौज ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और वहां जीत हासिल करी और उसके बाद वहां के सम्राट को फोर्स किया एक ट्रीटी साइन करने के लिए। एक बार नेपोलियन अपनी नाव से कहीं जा रहा था, लेकिन उसकी नाव भटक जाती है और वो एक टापू पर जा उतरता है। वहां जाकर उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है सिवाय उसके। तब नेपोलियन ने विलियम काउपर का फेमस कोट उस टापू पर खड़े होकर बोला, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, माई राइट इज नन टू डिस्प्यूट हियर। नेपोलियन कह रहा है कि जहां तक दृष्टि जाती है अकंटक राज्य है मेरा।
उसके बाद फ्रांस ने नेपोलियन को कहा कि जाओ इंग्लैंड पर अटैक करके वहां भी जीत हासिल करो, लेकिन इंग्लिश चैनल को पार ना कर पाने की वजह से नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन ने फिर मिस्र पर अटैक करके वहां जीत हासिल करी और प्लान बनाया कि ईस्ट एशिया में ब्रिटिश राज्य के ऊपर अटैक करेगा। 35,000 हाईली स्किल्ड सोल्जर्स के साथ 1798 में नेपोलियन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और माल्टा, पिरामिड और नील नदी के समरपुर घाटी पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद वो इंडिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ब्रिटिश नेवी के सामने नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन ने उसके बाद कहा कि अगर वो इंग्लिश चैनल को किसी भी तरह पार कर सके तो वो इंग्लैंड को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, और वो ऐसा कर भी देता। 1799 में नेपोलियन जब मिस्र का दौरा कर रहे थे, उन्हें खबर मिली कि राजधानी पेरिस में हालात कुछ ठीक नहीं है और जो गवर्नमेंट पावर में है वो कमजोर पड़ रही है। ये सुनकर नेपोलियन तुरंत पेरिस आ जाते हैं और फ्रांस में फिर खुद की सरकार बनाते हैं। फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन को एक्सेप्ट किया और फिर नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का मुख्य यानी एम्परर घोषित कर दिया। अब इसमें भी एक बहुत ही अनोखा किस्सा है दोस्तों। जब नेपोलियन की सेरेमनी हो रही थी, जब उनके सर पर मुकुट पहनाया जा रहा था, तो जो वहां के पोप थे वो नेपोलियन को मुकुट पहनाने ही वाले थे कि नेपोलियन ने उन्हें रोका और बोला, तुम क्यों पहना रहे हो मुझे ये सब जो मैंने हासिल किया है किसी ने फिराक में नहीं दिया मुझे। और फिर पोप से नेपोलियन ने मुकुट लेकर खुद को पहनाकर फ्रांस का पहला एम्परर घोषित कर दिया। पावर में आने के बाद नेपोलियन ने अपने राज्य में शांति बनाई रखी। उसने न्यू बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए टैक्सेशन में काफी छूट दी। नई सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी डेवलपमेंट नेपोलियन ने जोरों शोरों से करी। उस समय नेपोलियन ने आधे से ज्यादा यूरोप पर कब्जा कर रखा था। 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट रशिया पर हमला करने का फैसला करता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। नेपोलियन 5.5 लाख सैनिकों की विशाल फौज के साथ फुल पावर में रशिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में रशिया की भयंकर सर्दी का शिकार होने की वजह से उसके कई सैनिक रास्ते में ही मारे जाते हैं। रशिया पहुंचने के बाद बहुत भयंकर लड़ाई होती है और आखिर में जीतता है नेपोलियन बोनापार्ट। जब वो अपनी आर्मी के साथ रशिया की राजधानी मॉस्को पहुंचता है तो देखता है कि मॉस्को में बहुत भयंकर आग लगी हुई है और इस आग में खाने पीने का सारा राशन तबाह हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आग खुद लगी थी या जानकर लगाई गई थी? मुझे नीचे कमेंट में बताएं। उसके बाद नेपोलियन के सैनिक भुखमरी का शिकार होने लगते हैं। खाने पीने की कमी से बहुत दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में नेपोलियन ने डिसाइड किया कि वो फ्रांस वापस जाएंगे अपने सैनिकों के साथ, लेकिन रशिया में ठंड फिर से स्टार्ट हो चुकी थी और फिर उन्हें सर्दी जाने तक का वेट करना पड़ा। जब सर्दी खत्म हुई तो नेपोलियन अपनी आर्मी के साथ वापस फ्रांस का रुख ले लेते हैं, लेकिन थकावट और भुखमरी के कारण बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। बर्बादी का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपोलियन जब गया था तो उसके साथ 5.5 लाख सैनिक थे, लेकिन जब वो फ्रांस पहुंचा तो सिर्फ 1 लाख सैनिक बचे थे। नेपोलियन ने वापस पहुंचकर देखा कि उसकी सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है। उसके पड़ोसी देश के दुश्मन बहुत मजबूत हो चुके हैं, जिन्हें वो अपनी छोटी सी आर्मी के साथ कभी नहीं हरा पाता। उसके बाद नेपोलियन की सरकार 100 दिन तक और काम कर पाई और फिर यूरोप के बाकी देश जिन्हें नेपोलियन ने हराकर वहां विजय हासिल करी थी, आपस में एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ हमला करेंगे नेपोलियन पर, क्योंकि उन देशों को पता था कि वो अकेले कभी नहीं हरा पाते नेपोलियन को, तो वो सब एक हो जाते हैं। और फिर होता है 18 जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू। एक तरफ होता है फ्रांस और दूसरी तरफ होते हैं यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, प्रशिया और बाकी के देश। नेपोलियन को पता था कि ये उसकी आखिरी जंग होने वाली है जिसमें वो हार जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और कहा कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं कभी नहीं झुकूंगा। और फिर होती है भयंकर लड़ाई। दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे जाते हैं और आखिर में नेपोलियन की सेना घुटने टेक देती है और नेपोलियन को कैद कर लिया जाता है। सेंट हेलेना आइलैंड पर नेपोलियन को कैद करके रखा जाता है और 6 साल बाद 5 मई 1821 में 51 साल की उम्र में नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो जाती है। एक और महान योद्धा इस दुनिया के लिए अपनी कहानी छोड़कर चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन की मौत हुई थी उसके पेट में कैंसर होने की वजह से, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसे जहर देकर मारा गया था। नेपोलियन एक बहुत ही महान, होशियार और निडर योद्धा था। आज मॉडर्न जमाने में कई देशों की आर्मी नेपोलियन की बनाई गई वॉर स्ट्रेटेजीज के ऊपर रिसर्च करती है और उनसे सीख लेती है। कई बड़ी बड़ी मूवीज और बुक्स में नेपोलियन के शातिर दिमाग और आइडियाज का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की